Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsanwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME 305 पावर जनरेशन की यूनिट नंबर 10 विंड एनर्जी के पार्ट 2 के बारे में। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन और साइट सिलेक्शन फॉर विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, यानी कि जहाँ पर विंड एनर्जी पावर जनरेशन के लिए प्लांट हमें बनाना है उस साइट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि ऊर्जा की दर को ही कहा जाता है शक्ति, यानी कि पावर। और जो विंड की एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। इस गतिज ऊर्जा को हम लोग विंड मिल की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो विंड से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उसी को हम लोग फाइनली कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंतर्गत। तो ये जो विंड से जो एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है, इसी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही होगी पावर अवेलेबल बाय द विंड एनर्जी। तो देखिए, यदि हम वॉल्यूम की बात करें कि जो वॉल्यूम किसी यूनिट टाइम में किसी एरिया ए के थ्रू पास हो रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो इस प्रकार के वॉल्यूम पर सेकेंड यानी कि आयतन प्रवाह की दर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू वी, जहाँ पर a वो एरिया है जिससे कि एयर पास हो रही है और v एयर की वेलोसिटी है। तो a इंटू वी यानी कि वायु के आयतन की प्रवाह की दर हमने निकाली a इंटू वी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्योंकि अब हमने आयतन की प्रवाह की दर निकाल ली है तो अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वायु के द्रव्यमान की प्रवाह की दर। तो वो हम लोग निकालेंगे जो कि मास होता है घनत्व इंटू आयतन, यानी कि रो इंटू वॉल्यूम। रो जहाँ पे डेंसिटी है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो मास प्रवाह की दर यानी कि मास पर सेकेंड जो कि एयर का फ्लो हो रहा है किसी एरिया के थ्रू, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एम डॉट से, वो हम निकालेंगे रो इंटू ए इंटू वी, जहाँ पर कि वी वेलोसिटी है एयर की। तो मास फ्लो रेट हमने निकाली रो ए वी किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि इतना मास ऑफ एयर पर सेकेंड फ्लो हो रहा है किसी एरिया के थ्रू। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ लिखा है भी है कि एम डॉट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एयर पर सेकेंड ट्रेवर्सिंग द एरिया ए स्वेप्ट बाय रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, यानी कि जो विंड मिल की जो कोई ब्लेड है जिसका कि जो एरिया है अगर ए है तो उस एरिया से कितना वॉल्यूम स्वेप्ट होता है, वो वॉल्यूम तो हम निकालेंगे ए इंटू वी से पर सेकेंड से, और कितना मास उस ब्लेड से पर सेकेंड यानी कि मास फ्लो रेट क्या है उस ब्लेड के एरिया से, वो हम निकाली रो ए इंटू वी से। तो देखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास फ्लो रेट से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, तो वही होगी पावर अवेलेबल बाय द विंड एनर्जी। तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, या फिर जिसे हम कहेंगे पावर अवेलेबल P बराबर हाफ इंटू एम डॉट इंटू वी का स्क्वायर। अब एम डॉट की जब वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो ये हमारे पास आएगी हाफ रो ए वी क्यूब। तो देखिए, जो हमारे पास पावर अवेलेबल होती है विंड की एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो हमें पावर मिलती है वो होती है हाफ रो ए वी क्यूब। तो ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पावर ट्रांसमिशन के अंदर कई सारे लॉसेस एसोसिएटेड होते हैं, तो पूरी की पूरी पावर एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती है और जो पावर एक्चुअल में अवेलेबल होती है वो मैक्सिमम पावर से कम होती है। तो जो एक्चुअल पावर है उसे हम लोग देते हैं P इजिकल टू हाफ रो ए वी क्यूब, जो कि मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन है, इनटू CP। अभी CP क्या है? C है पावर कोफिशिएंट, यहाँ पावर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, POWER होना चाहिए था, पावर कोफिशिएंट। तो CP होगा एक्चुअल पावर अवेलेबल डिवाइड बाय मैक्सिमम पावर अवेलेबल,
यानी कि जो एक्चुअल में पावर हमें मिली है उसे हमने डिवाइड किया है जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल थी, जो कि हमने एक्सप्रेशन 1 से निकाली थी, जो कि निकाली थी हाफ रो ए वी क्यूब। तो इसे कहते हैं पावर कोफिशिएंट, जो कि डिनोट करता है एक्चुअली में लॉसेस को, कि जो मैक्सिमम पावर है वो पूरी की पूरी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, कुछ लॉसेस उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, जिसके कारण हमें एक्चुअल में पावर कुछ अवेलेबल होगी। और उसी एक्चुअल पावर जो हमें अवेलेबल हुई है का को यदि हम डिवाइड करते हैं मैक्सिमम पावर अवेलेबल से, तो हमारे पास आता है CP बराबर पावर कोफिशिएंट। तो देखिए जो पावर कोफिशिएंट है, जैसे कि हमने बात की कि वो फ्रैक्शन है अवेलेबल एनर्जी का जो कि कन्वर्ट हुआ, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी में से जितना पार्ट अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है वही ये दिखा रहा है पावर कोफिशिएंट CP। तो देखिए जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसके साथ कौन कौन से लॉसेस एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है मैकेनिकल लॉसेस, क्योंकि जब पावर का ट्रांसमिशन होता है तो बियरिंग के थ्रू होता है, गियर्स क्योंकि जो विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो बियरिंग्स पे रोटेट करते हैं, गियर के थ्रू उसमें ट्रांसमिशन होता है, और क्योंकि उसका फर्दर ट्रांसमिशन होता है जनरेटर को। तो इन सारी जो पूरी ट्रांसमिशन है इसके अंदर होता है मैकेनिकल लॉसेस, और जो लॉसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और ट्रांसमिशन लॉसेस। तो इन सभी टर्म्स को हम अगर कंसीडर करें तो जो पावर है जो हमने फॉर्मूले नंबर 1 से ड्राइव की थी उसे हम लोग लिख सकते हैं P = K × A × V³। अब जो K है वो किसके लिए अकाउंटेबल है, वो सभी प्रकार की लॉसेस के लिए अकाउंटेबल है, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं। तो ये हो गया एक्चुअली में पावर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ विंड मिल। यानी कि देखिए हमने हाफ रो को हमने एलिमिनेट कर दिया है, किससे, K से, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो लॉसेस हैं उनके लिए अकाउंटेबल है। तो ये फॉर्मूला आता है पावर अवेलेबल एट द इनलेट। लेकिन जो एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने फॉर्मूले को ड्राइव किया है प्रैक्टिकल्स करके, वो एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाता है P = 0.37 × V/10⁻³ तो यह है एक्चुअली में एक एम्पिरिकल फार्मूला जो कि दर्शाता है कि विंड की पावर कितनी अवेलेबल होती है इनलेट पे। तो जैसा कि इस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि जो विंड की पावर है वो किस तरह से रिलेट होती है वेलोसिटी पे। तो देखिए जो हमने एक्सप्रेशन नंबर 1 ड्राइव किया था, जो कि हमें बता रहा था कि मैक्सिमम पावर अवेलेबल एट द इनलेट क्या होगी, उससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला था P = हाफ रो × A × V³। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पावर अवेलेबल होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के क्यूब पे, यानी कि यदि वेलोसिटी में विंड की वेलोसिटी में हल्का सा भी वेरिएशन हुआ तो पावर में एक बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आएगा, जैसे क्योंकि ये क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि अगर वेलोसिटी 2 गुना भी बढ़ाई गई तो पावर 8 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के क्यूब के। तो पावर का एक्सप्रेशन है हाफ रो A V³, क्योंकि ये V³ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रो पर भी। तो देखिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो विंड की पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है एयर की डेंसिटी के, जिसका कि मान होता है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सी लेवल पर। तो ये जो डेंसिटी है ये भी 10 से लेकर 15% तक वेरी करती है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर प्रेशर और टेम्परेचर भी वेरी करते हैं। तो इस तरह जो पावर होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर भी, वेलोसिटी पर भी, और डिपेंड करती है एरिया पर भी, यानी कि जिस एरिया के थ्रू जो एयर है वो विंड मिल की ब्लेड से पास हो रही है उस एरिया पर भी ये पावर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हम यहाँ बात की जा रही है कि इट इज़ दैट द विंड पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटरसेप्ट एरिया। दस जो इसका मतलब जो एरो टर्बाइन जो बनाई जाती है जिसका कि स्वेप्ट एरिया लार्ज होता है, उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी एक स्मॉलर मशीन की तुलना में, स्मॉलर एरिया की मशीन की तुलना में ज़्यादा होती है। तो क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल टर्बाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एरो टर्बाइंस जो जिनका कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होता है, उनके लिए जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है। तो इनका जो एरिया वो दिया जाएगा π/4d² से। तो हम ये बात यहाँ से समझ सकते हैं कि जो पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एरिया पे, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है d², यानी कि जो ब्लेड का डायमीटर है उसके स्क्वायर पे। तो इसीलिए जो ब्लेड का डायमीटर है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जैसे ही एरिया डायमीटर को इंक्रीज किया जाएगा तो पावर उससे
ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए जो भी डिज़ाइनर एक एरो टरबाइन को डिज़ाइन करता है, तो जो उसका डायमीटर होता है उस एरो टरबाइन के उस ब्लेड का, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उस डिज़ाइनर के लिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइट सिलेक्शन क्राइटेरियाज फॉर विंड एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के लिए जिस साइट पे हमें उस पावर जनरेशन सिस्टम को लगाना है, उसके लिए साइट्स का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, उस साइट्स पे क्या क्या ज़रूरी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला है हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जो विंड से अवेलेबल होने वाली मैक्सिमम पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वेलोसिटी की क्यूब पर। तो जो एनुअली यानी कि साल भर जो एवरेज विंड की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यदि विंड की स्पीड 2 गुना भी बढ़ी तो उससे पावर की अवेलेबिलिटी 8 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी क्यूब के, और यहाँ पर वी है विंड की वेलोसिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ एनोमेट्री डाटा। देखिए एनोमेट्री डाटा यानी कि जहाँ पर भी हम विंड एनर्जी कन्वर्टर सिस्टम को जिस जिस साइट पे भी हम लोग उसको इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक टाइम इंटरवल का एक सर्टेन टाइम इंटरवल का हमारे पास एनोमेट्री डेटा होना चाहिए, यानी कि एयर की स्पीड वहाँ पर क्या है, एयर का फ्लो, एयर का प्रेशर, एयर फ्लो के डायरेक्शन क्या है, ये सभी प्रकार का जो डाटा होता है वो हमारे पास होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वीटी कर्व एट प्रपोज्ड साइट, यानी कि जिस साइट पे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को सेटअप करने के बाद चल रही है, वहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी करती है, इसका डेटा भी हमारे पास होना चाहिए। यूजुअली जो वेलोसिटी होती है वो होनी चाहिए 12 से 16 किलोमीटर पर आवर की, या फिर हम यूँ कहें 3.5 टू 3.5 टू 4.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर कि हम लोग बात कर रहे हैं इस विंड एनर्जी कन्वर्टर सिस्टम के सेटअप को इंस्टॉल करने की। तो ये सब हमें बातें पता लगती हैं वीटी यानी कि वेलोसिटी टाइम कर्व के द्वारा। तो वेलोसिटी टाइम कर्व के द्वारा हमें इस सेटअप की विंड एनर्जी कन्वर्जन सेटअप की रिलायबिलिटी जो उसकी रिलायबिलिटी है उसके बारे में पता लगता है कि देखिए यदि अगर सर्टेन टाइम इंटरवल तक विंड की एनर्जी अच्छी है, यानी कि लंबे टाइम इंटरवल तक विंड की जो स्पीड है वो अच्छी है, तो ये जो पावर जनरेशन सेटअप है वो हाईली रिलायबल होगा। लेकिन अगर ज़्यादातर समय के लिए जो विंड की स्पीड है वो लो है, तो क्या होगा, तो ये सेटअप इतना रिलायबल नहीं होगा। जो चौथा ध्यान में रखने वाला फैक्टर है वह है विंड स्ट्रक्चर एट प्रपोज साइट। देखिए विंड स्ट्रक्चर क्या होता है, विंड स्ट्रक्चर होता है कि जो वेलोसिटी है स्पीड की और वेलोसिटी है विंड की, वो टाइम से किस तरह वेरी करती है। एक आदर्श कंडीशन ये होती है कि जो विंड और जो वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व है वो फ्लैट होना चाहिए, मतलब जो स्पीड है विंड की वो एक काफ़ी लंबे समय अंतराल के लिए लगभग सेम होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए। यानी कि जो वेलोसिटी है वो जो जितनी वेलोसिटी हमने जो वेलोसिटी किसी समय किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है वो एक लंबे समय अंतराल तक मेंटेन रहनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इस सेटअप की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है, और इसी जो यही जो विंड की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ स्टेडी नहीं है, तो इसी से वेरिएशन को ही कहते हैं जो स्ट्रक्चर विंड स्ट्रक्चर एट प्रपोज साइड, यानी कि विंड का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर रहा है, वो एक स्टेडी स्ट्रक्चर नहीं है। जो पांचवा जो क्राइटेरिया है वो है एल्टीट्यूड ऑफ प्रपोज साइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर जनरेशन जो पावर इनपुट है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, तो एल्टीट्यूड के साथ साथ डेंसिटी भी चेंज होती है, तो ये भी एक ध्यान में रखने वाला फैक्टर है। लोकल इकोलॉजी। देखिए लोकल इकोलॉजी मतलब जहाँ पर इस सेटअप को इंस्टॉल किया जाना है वहाँ पर जो ग्राउंड किस तरह का है, क्या वो एक चट्टानों से बना हुआ, रॉक से बना हुआ एक ग्राउंड है। तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो हब है टरबाइन का वो हम
कम ऊंचाई पे भी लगा सकते हैं, तो कम ऊंचाई पर भी रोटेट करेगा और विंड की जो पावर अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन वो अगर इस प्रकार के एरिया में है कि वहाँ पे हाईली डेंस फॉरेस्ट या हाईली डेंस ग्रास या वेजिटेबल्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो विंड स्ट्रक्चर होगा जिसकी हम बात करी थी चौथे पॉइंट के अंदर, वो हाईली वेरी करेगा। तो इस बात का भी ध्यान एक विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को लगाते समय रखना होता है। बात करें 7 पॉइंट की, जो है डिस्टेंट टू द रोड और रेलवेज। देखिए, जब इस पावर जनरेशन प्लांट को सेटअप किया जाएगा तो जो भी मशीनरी होगी, जो भी एसेसरीज होंगी, उनको साइट तक ले जाने का कॉस्ट कम से कम हो, इसलिए जो साइट होनी चाहिए वो भी रोड और रेलवेज से द्वारा सीधी कनेक्टेड होनी चाहिए। 8th है नियरनेस टू द साइट, नियरनेस ऑफ साइट लोकल सेंटर्स और यूजर्स, यानी कि जहाँ पर पावर को जनरेट करने के बाद हमें उसका ट्रांसमिशन करना है वो भी पास में होनी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम से कम हो। 9th है नेचर ऑफ ग्राउंड, कि ग्राउंड किस तरह का होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर सेटअप लगाया जा रहा है वो ग्राउंड, उस ग्राउंड की जो फर्मनेस है, यानी कि जो ग्राउंड है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का इरोजन की प्रॉब्लम ना हो, या फिर यूँ कहें कि मिट्टी के कटाव की किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ ही सालों बाद फाउंडेशन खराब हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और 10वां जो पॉइंट है वो है फेवरेबल लैंड कॉस्ट, यानी कि जो लैंड की कॉस्ट है वो फेवरेबल होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, ताकि जो पावर का जनरेशन किया जा रहा है उसको इकोनॉमिकली किया जाए। तो आई होप इस वीडियो से आपको विंड एनर्जी के इन एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।